Very good afternoon, good evening to all. ओके, आप लोग सुन सकते हैं, मेरे को देख सकते हैं? बोर्ड क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो आज हम मैथ्स का डेमो करते हैं। मैथ्स क्लास में आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बेसिकली पहला चैप्टर नहीं है मैथ का। ये चैप्टर 4 है एनसीईआरटी के हिसाब से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो आप लोगों के स्कूल में क्या है चैप्टर पढ़ा दिया गया है? ओके, तो यानी कि ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा इस चैप्टर का। तो फिर देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, है ना? पॉलिनोमियल्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और आपने जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं इस बार अपनी क्लास में, वो कुछ ऐसे पढ़े होंगे जैसे 2x+3, है ना? 2x+3 = y, कुछ ऐसे करके दो वेरिएबल वाले, है ना? ओके, सो ये जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री 2। आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो पता होगा ना? डिग्री ऑफ, हाँ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो 2 होता है। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है जिसका जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। कई सारे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन क्लेम करते आए हैं कि उन्होंने पहले इसका सॉल्यूशन निकाला, या फिर कोई कहता है हमने पहले निकाला। मगर बेसिकली अगर सबसे सटीक और सबसे सही अगर किसी ने दिया था तो वो थे हमारे श्रीधराचार्य जी। उन्होंने इसका एक परफेक्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया था, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उनका फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से, तो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमें ये पता चला व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस are those polynomials which have डिग्री 2। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। अब बेसिकली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि मैथ्स में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है लिखने का। तो ax प्लस bx प्लस सी। आप लोग बताएंगे, मैंने कहीं पे गलती कर दी है शायद। क्या गलती हो गई है मेरे से? बताएगा कोई बच्चा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे या तो ax² कर सकते हैं या फिर bx² भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि पॉलिनोमियल में जो डिग्री है ऑल्दो वो 2 होनी चाहिए, फिर चाहे वो b से हो या a से हो। मगर साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नोटेशन में ax² करते हैं। तो ये है मेन मोटो यहाँ पे x की पावर 1 है, और कहना चाहें तो यहाँ पे x की पावर 0 है ना? आप एग्री करते हैं इस बात से कि यहाँ पे x की पावर 0 है? आप एग्री नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आप मुझे एक बात बताइए, a⁻⁴ क्या होता है? किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। तो अगर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 = 1। और तो ये मैंने यही तो लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c × 1 = 0, और c × 1 c होता है ना? तो अब आप एग्री करते हैं ना इस बात से कि यहाँ पे x की पावर 0 है? ओके, सो आपको ये समझ आया ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट
कि x की पावर 0 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे देखा देगा वो, जैसे x प्लस 1/x और प्लस जैसे 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो बताइए इसमें कैसे आप बनाएंगे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको टैकल करने के लिए, तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पे x की पावर 0 का मतलब 1 है, ठीक है, इसको देख के हैरान मत होइएगा। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड तरीका रिप्रेजेंट करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो वो ऐसी दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको हटा दो बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी दिखाने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अब जैसा कि आप लोगों की बुक में ही दिया है एनसीईआरटी में, ये जो मेरे पास है, इसमें अब वेरियस दी गई हैं प्रॉब्लम्स जिनमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। अच्छा ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और धराचार्य फॉर्मूला ये क्या होता है, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई कैसे। तो आपसे एक बात, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोल दूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी ये जो लेंथ है मान लीजिए x है, और इसकी जो ब्रेथ है वो इसकी लेंथ से 5 टाइम्स 5 ज़्यादा है, यानी कि 5 ज़्यादा है। तो इसकी ब्रेथ होगी, अगर ये x है, सॉरी लेंथ x है, और मैं कह रहा हूँ इसकी ब्रेथ जो है वो सिर्फ 5 ज़्यादा है, तो वो x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए देखने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कि ये x बड़ा है और x प्लस 5 छोटा है, मगर वो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको ऐसे सोचिए कि चलो मान लो ये x प्लस 5 है और ये x है, ये ब्रेथ है हमारी बी और ये लेंथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स ज़्यादा है हमारी ब्रेथ से। तो अब इसका एरिया, इसकी हमें ये बताइए ओरिजिनल डायमेंशंस क्या होंगे इस रेक्टेंगल के। तो उसको उसने हमें एरिया दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब अगर यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओह, अब ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे आप लोग अभी जानते नहीं हो, आप इससे अवगत नहीं हो, आप इस सिचुएशन से कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने समझा, जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगुलर शीट देता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसकी ब्रेथ मान लीजिए x है और उसकी लेंथ उससे 5 यूनिट्स ज़्यादा है, तो आप मुझे बताइए कि उसकी ब्रेथ क्या होगी अगर उसका एरिया ये है। तो आप इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो आप ऐसे करोगे, अच्छा एरिया गिवन है तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, अच्छा यहाँ पे अब मैं फंस गया या फंस गई, तो इससे कैसे सॉल्व होना है, इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, वो हमें बताते हैं फॉर्मूलेज और जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो। तो ये एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कैसे। अब वेरियस प्रॉब्लम से हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है। आप बुक लेके बैठे हैं अपने पास, आप लोगों के पास बुक है? अच्छा, आप पे बुक नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हमें बस ये देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को अगर कोई कहता है तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें आपको सारे के सारे चेंज करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक ये क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप लोग कर पाएंगे? आप लोग जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है?
क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? अर्चिता, चलिए इसकी एक आइडेंटिटी है। अच्छा, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? आइडेंटिटी को कैसे ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, बताएंगे आप? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये लिखा है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने रफ नोटबुक या फिर जो भी है आपके पास, उसमें इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को, क्योंकि ये काम आने वाला है आगे चल के भी। और आप लोग 10th में हो तो आपको पता भी होना चाहिए। कर लिया नोट सभी ने? अर्चिता, मोनिका, आप लोगों ने नोट किया? कर लिया नोट? ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। चलिए आपको साथ के साथ अप्लाई करके बताते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, x को a की तरह और 2 को b की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस b की जगह 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा? 8, है ना? सही तो लिख रहा हूँ मैं? ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स 6x ब्रैकेट x प्लस 2। ओके, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x², क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये रूल होता है कि जब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n होती है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये एक एक्सपोनेंट का रूल है। देखिए, जहाँ जहाँ बेसिक फॉर्मूला लग रहा है ना, उस स्टेप पे ऐसे स्टार मार्क लगा के याद रख करते जाओ कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो x नहीं है, तो सिंपली x की पावर 1 ही रहनी है, और 6 इंटू 2 जो कि एक कॉन्स्टेंट्स है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12x आ जाएगा। तो ये तो हमने अपना सॉल्व कर लिया LHS। LHS समझते हो आप लोग? ओके, सो ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम करते हैं अपना बंद यहाँ पे। अब RHS को सॉल्व करने की बारी है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इनको लास्ट में इक्वेट कर देंगे फाइनली सॉल्व करके। ठीक है? ओके, सो ये गया। अब हमारा है RHS। यहाँ पे हम RHS लेते हैं 2x इंटू x² माइनस 1, है ना? 2x इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे 1 है, और x और x सेम बेस है, तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, और 2 के अलावा और कोई इसके पास कांस्टेंट नहीं है, तो 2 ही रहेगा, और x यानी कि 1 प्लस 2। सही लिखा है ना? आप लोगों को दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है? ओके, सो ये हो गया 2x। ओके, यहाँ पे आ गया 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से मैं कुछ नहीं, कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आ गया हमारा RHS। ठीक है? अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ था LHS और RHS इक्वल थे, अब हमको बस इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x।
समझे आप लोग ये ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो अब जब हम इसको यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो ये क्या है, एक्स क्यूब है। ये याद रखिएगा, हमेशा सेम एक्सपोनेंट वाले टर्म्स में ही ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड। तो ये जो है एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और ये वाला जो 2x है ये इधर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आप देखिए, 8 प्लस 6x², और ये 2x इधर आ गया, और 12x प्लस 2x 14x, और 2x³ माइनस x³, ये बचेगा x³। तो ये स्टेप आप लोगों को समझ आया? ओके, तो फोन आ गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसको, ये x³ दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को x³ दिख रहा है? डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट रुकिए, ये हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, मुझे भी आ रही है। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो था x³ इधर जाएगा, 2x³ में से x³ माइनस होगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को फाइनली नोटिस कर लिखता हूँ, ये हो जाएगा x³, सब कुछ उस साइड चला जाएगा क्योंकि x की बड़ी पावर यहाँ पे है। आप चाहें तो इसको इधर ले आइए, x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8, अच्छा, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है ना? और अब यानी कि 3 डिग्री है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, है ना? ओके, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो इसमें लिखा जाएगा बेसिकली नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हमको पता चल गया कि ये नहीं है। अब हम अगला देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन के ही तरीके से, जो कि शायद हो अगला, पता नहीं, देखते हैं। अगला है कि x² माइनस 2x, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो भाई चेक करते हैं, ये है, जहाँ तक है मुझे दिख रहा है यहाँ से कि ये है, तो आपको भी ऐसे दिख सकता है, पता है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिख जाएगा कि वो है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी बस। जैसे x² है ना, ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या? लेफ्ट हैंड साइड इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या? ठीक है, और राइट हैंड साइड -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, और -2 इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -6 प्लस एक्स, और ये x² माइनस 2x, 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी,
अब आप मेरे को बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके। और अगर मैं आपको इससे कंपेयर करने को कहूँ कि आप मुझे कंपेयर करके बताइए ये इस स्टैंडर्ड नोटेशन से, तो इसमें ए की, बी की और सी की क्या वैल्यू है? अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं हम, तो ए बी सी की क्या वैल्यू आएंगी बताइए। की वैल्यू 1, सही है, सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। मेरी आवाज ना मेरे को ही सुनाई दे रही है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा होता, पता नहीं, एक मिनट रुकिए मैं चेक करता हूँ। ओके, तो हम दूसरा वाला नेक बैंड उठा लाए हैं अपने पापा का। अब देखते हैं, अब वॉइस की प्रॉब्लम आती है तो फिर बिना इसके ही पढ़ाएंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया ना कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ओके, अब नहीं हो रही शायद, मेरे ख्याल से वॉइस की प्रॉब्लम है ना? अब सही है। ओके, सो 4.1 का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, बकवास था, चेक करते रहना है किसमें क्या है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना, जिसमें बच्चों की उम्र और उनके माँ बाप की उम्र के साथ खेला जाता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है ये? अपने मम्मी पापा की एज से खेले हो? हम नहीं खेले है ना, मैं भी नहीं खेलता क्योंकि गलत है। मगर मैथ्स ऐसा नहीं है, मैथ्स सब कुछ करता है। तो मैथ कह रहा है कि रोहन की मम्मी, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यानी कि अगर रोहन है ये और ये है रोहन की माँ, आर्स एम, रोहन्स मदर, तो कह रहा है रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी हैं रोहन से। अच्छा, अगर रोहन मान लो x साल का है, अब हर बार x क्यों, आप y मान लो, आप a मान लो, आप z मान लो, z मानते हैं चलो इस बार, रोहन की एज z है। तो क्वेश्चन कह रहा है रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं। अगर रोहन की एज z ईयर्स है तो रोहन की मम्मी की एज होगी z प्लस 26 ईयर्स। एग्री कर रहे हैं आप दोनों? ओके। और कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि एजेस का प्रोडक्ट करना है। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 दिया है, मगर ये पॉइंट करने वाली बात है कि वो एजेस प्रेजेंट एजेस नहीं है, z और z प्लस 26 नहीं, उसमें कह रहा है देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अगर 3 साल बाद की उनकी उम्रों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 360 मिलेगा। तो 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा मोनिका? हाँ, और रोहन की मम्मी कितने साल की हो जाएंगी? हाँ, एकदम सही। तो अब इक्वेशन आपके सामने है, देखिए, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस z इंटू 29, 29z, सेम एज 3 इंटू जेड, 3z प्लस 3 इंटू 29, 3 इंटू 29, 7 2 87 इज इक्वल टू 360, है ना? सही है ना? 3 इंटू 29 87 ही होता है, क्यों? हाँ, तो ठीक है, आप लोग कर रहे हो ना साथ साथ। ओके, सो जेड स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32,
प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ओके, और अगर मैं 360 को इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस का 360 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर प्लस 32z प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। और अब अगर 360 में से 87 को माइनस कर दो और वही माइनस साइन लगा देना, तो 32z कितना आ जाएगा ये? ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बनी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर कैलकुलेट करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 32, सी की वैल्यू -273 है यहाँ पे। आप लोग एग्री कर रहे हो क्या ये आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है? ओके, यानी कि हमारा आंसर सही है अगर आपके आंसर से मैच कर गया तो। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा उसमें ट्रेन व्रेन के साथ खेल रहा है मैथमेटिशियन। कह रहा है कि ट्रेन के सामने जाऊंगा तो मरूंगा नहीं, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है। तो वो कहता है कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। ये डिस्टेंस है जो उसको हर सूरत में, किसी भी हाल में उसको इतनी ही डिस्टेंस चलनी है। चाहे ट्रेन 20 घंटे तक ना चले तब भी उसको 480 किलोमीटर ही चलना है। तो वो कह रहा है मेरे से कि मैं इतने किलोमीटर चलूँगा स्पीड से, मान लीजिए किसी एक्स स्पीड से, और अगर मान लीजिए एक दिन वो चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की स्पीड से। यानी कि जैसे मंडे को ट्रेन ड्राइवर को अपने घर पे जल्दी जाना था तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और ट्यूसडे को उसको आराम से अपने घर पे जाना है तो वो चलता है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि इस दिन वो धीमे ट्रेन चला रहा है, और इस दिन मंडे को उसने तेज चलाई थी कंपैरेटिव टू ट्यूसडे, मगर चलना उसको 480 किलोमीटर ही है। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो कैसे बना सकते हैं, क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे हम? आप लोग बताएंगे? आप दोनों में से कोई भी, यहाँ पे क्या अप्रोच हो सकती है? बेसिकली यहाँ पे एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत आसान वाला। ओके, तो अगर मैं लिखने जा रहा हूँ फिर आप लोग कहेंगे यस सर हमको पता था, हाँ यही होगा। वैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? पढ़ा है आप लोगों ने ये फॉर्मूला? ओके, तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या है ये फॉर्मूला? कहता है कि अगर मैं मंडे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मंडे के लिए करते हैं, तो मंडे को स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बता दूं, मंडे और ट्यूसडे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करे हुए काल्पनिक दिन है, ठीक है? तो x किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड थी मंडे को, चलना उसको 480 किलोमीटर ही था, ठीक है? और मान लीजिए उसने टाइम ले लिया t1 ये चीज़ करने के लिए, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल टाइम t1? अगर हम टाइम निकालें, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देन इट हैव, तो ये कह रहा है, अच्छा तो इसका ये जो टाइम है ना t ही रहेगा, और वो कह रहा है कि 480 किलोमीटर चलना है। एक मिनट यार, पूरा खराब कर दिया हमने। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी ट्यूसडे को, तो वो कह रहा है उसको 3 घंटे ज़्यादा लग गए। यानी कि मंडे में अगर उसने ये काम 3 घंटे में ख़त्म करा था तो ट्यूसडे को उसको 6 घंटे लग जाएंगे। यानी कि अगर उसने ये सेम चीज़ यहाँ पे t आवर्स में करी थी तो ट्यूसडे को उसको t प्लस 3 आवर्स लगेंगे, ठीक है? यानी कि उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इस्तेमाल करते हैं, x इज इक्वल टू 480 अपॉन टी। ओके, और यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करें तो x माइनस 8 इज इक्वल टू
480 अपॉन टी प्लस 3 आवर्स। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि ये x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं इसको, और इक्वेट भी ना करना चाहें तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, 480 अपॉन एक्स। क्या आप मानते हैं ये आएगी t की वैल्यू? बच्चों सुन रहे हो ना? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए इस चीज़ में कि ये मंडे ट्यूसडे के बीच में ये t+3 कैसे आया? कंफ्यूज हो गए हो तो बताओ, मैं शुरू से शुरू करूँ इस प्रॉब्लम को। ओके, तो यहाँ पे ये t की वैल्यू ऐसे आई, इसको रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन से निकाल लिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको नीचे आ गया। सेम हम यहाँ पे करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, t+3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। और ये t+3 है, यहाँ पे +3 है, अगले स्टेप में ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और t की वैल्यू आएगी 480 अपॉन एक्स माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 8 है यहाँ, और -3 हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू और ये t की वैल्यू दोनों t है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये t की वैल्यू है हमारी 480 अपॉन एक्स, यहाँ पे है इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, तो अर्चिता आप बताइए कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अर्चिता अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद? नहीं, एक अप्रोच ये भी हो सकती है, मगर आसान वाली अप्रोच ये होगी कि इसका हम यहाँ पे तुरंत ही एलसीएम ले लें। तो क्या होगा, जैसे कि अगर मैं सिर्फ आरएचएस सॉल्व करूँ, सिर्फ आरएचएस यानी कि ये वाला हिस्सा, तो क्या आएगा 480 माइनस 3x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8। जितने लोग एग्री कर रहे हैं अपना हाथ उठाएंगे इस स्टेप से। कौन कौन एग्री कर रहा है? हाथ उठाना इन सेंस कैमरा खोल के हाथ उठा दो कि हाँ हमको ये समझ आ गया। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ आया कि मैंने ये कैसे लिखा? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, यानी कि किसी को समझ नहीं आया। तो बेसिकली इस स्टेप का नाम है LCM। LCM लिया गया है यहाँ पे, 3 के नीचे 1 था और x माइनस 8 और 1 का LCM x माइनस 8 होएगा। तो जब पूरा LCM x माइनस 8 है, चलिए इसको खोल के देखते हैं, है ना। इसको अगर खोलता हूँ तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आएगा, माइनस 3x माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 8, और x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, हमको फिर से वही मिल जाएगा जो हमारे पास था। अब समझ में आया ये स्टेप कि ये कैसे हुआ? ओके, तो अब जब ये आपको समझ आ ही चुका है तो इसको करते हैं हम सॉल्व। अर्चिता आपको समझ आ गया? ओके, तो आपने माइक खोल, हाँ कैमरा खोल के हाथ क्यों नहीं उठाया था जब आपको समझ आ गया था? तो ओके, वेरी नाइस। x माइनस 8 480, और ये 480 प्लस 24 कितना हो जाता है? आजकल कितना चल रहा है मार्केट में ये? 504 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। इससे ज़्यादा हम हमारे RHS को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मानते हो आप लोग इस चीज़ को? मानते ही नहीं है बच्चे। मानते हो इससे ज़्यादा ही सॉल्व नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना, कहाँ सॉल्व करूँगा? 504 माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस 8,
इसमें ना ही अब कोई ऐसा वेरिएबल बचा, इसका डिवाइड इसमें डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। बस ये याद रख सकते हैं यहाँ पे ये आया था, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 504 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे इस चीज़ के और हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये जो चीज़ थी LHS, इसके इक्वेट करते हैं हम, यानी कि 504 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। अब ये रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 504 माइनस 3x इंटू एक्स, 480 इंटू एक्स 480x माइनस 0 4 और 3040, ऐसे ही यहाँ पे 504 x माइनस 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर को इधर ले आओ और इस 504 को इधर ले आओ, तो ये 504x है, ये 480x है, माइनस 24x बचेगा और ये हमारा 3040 तो है ही, इज इक्वल टू 0। और 3 और 4 साथ नहीं, ये 3040 नहीं होना चाहिए था, 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ है कोई, 0 8 4 जा 32, हाँ 8 4 जा 32 और 6 38 होना चाहिए, 3840। तो अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1 2 और 8 0 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में और 0/3 हमारा 0 होता है और ये आ गया आपका आंसर। बस इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबी थी तो इस वजह से देरी लगी, और बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे इक्वेट कराया हमने चीज़ों को, कैसे हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूले का इस्तेमाल करा और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। आप लोगों का यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ आ गया ना समझ में? देखो बता देना कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तैयार हूँ मैं इस चीज़ के लिए दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए, बिल्कुल। तो ये देखो यहाँ तक हमने शायद अपनी 4.1 को ख़त्म कर दिया है, और 4.1 में ख़त्म होने का मतलब हमें ये पता चल चुका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, और हमको बेसिक नोटेशन मालूम पड़ गया उनको कैसे दिखाते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है उनको दिखाने का। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? तो जो रूट होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, देखो ये ई क्यू एन इक्वेशन फिर वही शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू एन इक्वेशन लिखने की, कंफ्यूज मत होना इसमें। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल में है कब? जब x की वैल्यू हमें पता नहीं क्या रखें कि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाए। जब तक LHS इज इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक वो x की वैल्यू उसका रूट कभी नहीं हो सकती। अगर उल्टा और आसान भाषा में बोलूँ, x की हर वो वैल्यू जिससे कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए वो x का रूट कहलाती है बेसिकली। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, और अगर x इज इक्वल टू 1 रखने से ये टर्म पूरा 0 हो जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझे आप लोग? समझे? तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, जैसे कि ये कहाँ है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँगा कि ये जो पूरा टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाए? क्या x की वैल्यू रख सकते हैं हम? आप लोग नॉर्मल पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करो, फिर इसके एक बहुत आसान तरीके होते हैं इनको कैलकुलेट करने के, रूट्स ऑफ इक्वेशन को। जैसे कि 3 तरीके हैं, एक तो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है धराचार्य फॉर्मूला जो सबसे आसान होता है। मगर आप बेसिकली यहाँ पे चेक करो कि अगर हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें
कि ये जो टर्म है ये 0 हो जाए। सोचो सोचो। नहीं पता? एक हम रख सकते हैं 5 और दूसरी हम क्या रख सकते हैं, -2। ये दो वैल्यू रख सकते हैं हम इसके लिए। चेक करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, पुट x इज इक्वल टू 5। 25 माइनस 3 इंटू 5 -10 कितना आ गया, 25 माइनस 15 -10। और माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं और साइन दे देते हैं अपना नेगेटिव। तो ये 5, 25 माइनस 25 0। तो आपने देखा कि अगर x की वैल्यू 5 रखता हूं मैं 5, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो ये सिग्निफाई करता है कि 5 इसका रूट है या फिर सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5। समझे आप लोग रूट का मतलब क्या होता है, कि रूट पता कैसे चलता है कि कौन इस इक्वेशन का रूट हो सकता है। अब जैसे मैं कह दूं 2, तो आप लोग बताइए क्या 2 इसका रूट होगा? चेक करके बताइए क्या 2 इसका रूट होगा? मैं तब तक टाइम देता हूं आप लोगों को। 10 तक के काउंट का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एकदम सही। 2 इसका रूट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रखने पर इसका आंसर 0 आता ही नहीं है। 2 रखने पर इसका आंसर कितना आएगा, 4 और ये 6, 16 माइनस 16 कितना आता है, माइनस का 12। और -12 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये 2 इसका रूट नहीं है। और यहीं आप -2 रख के देखिए, -2 को रख के देखिए कितना आता है। चलिए फिर से वही गिनती गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो -2 रखने पे क्या आता है, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10। जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं, दे ऑलवेज कम विद द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट विल कम एज इट इज 6। एंड -2 का स्क्वायर, जब भी कभी माइनस का स्क्वायर करते हैं ना, तो माइनस का मतलब ये होता है, माइनस का स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2। सेम भाई, माइनस एंड माइनस व्हेन मल्टीप्लाई दे गिव पॉजिटिव and the multiply came as it is 4 and there is -10. So +4 +6 it became +10 and -10 and +10 and -10 will result 0. So now you have identified the roots of the equation x square minus 3x minus 10 by using hit and trial method. You have used hit and trial method but I haven't. And wait a minute, let me tell you now what's the shortcut. Okay, so first of all, can you tell me else देन 5 एंड -2, क्या इनका और भी कोई रूट हो सकता है? क्या और भी कोई इनके ऐसे रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? बताइए। आप लोगों को मैं बताता हूं, कभी भी टीचर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे
कि मुझे इस इक्वेशन के रूट्स बताओ, तो आप अपने दिमाग में ये टर्मिनोलॉजी नहीं बनाएंगे या ये नहीं सोचेंगे कि इसके रूट्स तो कई सारे हो सकते हैं ना, 0 से लेके इन्फिनिट तक है काउंटिंग। अब ऐसे हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। मगर मैं आपको बताता हूँ कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही रूट्स होते हैं सिर्फ। अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके सिर्फ 2 रूट्स होंगे। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे। अगर एक क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक, तो ये हो ही गया। अगर एक कोई जिस इक्वेशन की जिसकी डिग्री 4 है उसके 4 रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं क्योंकि इसकी डिग्री ही 2 होती है। इसलिए ये याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? ओके, सो लीनियर आप कह रहे हैं 2x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ x के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि जैसे सर 2x + 3 इज इक्वल टू y है, इसके आपको ऐसे वो फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। एक्स वाई, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे वाई की अलग अलग वैल्यू निकालते हो आप। वो तब करते हो जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है बच्चा। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में है, एक्स, सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो x का यूनिवर्सल एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो होगा -3/2। इसके अलावा x का और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। और अगर आप 2 वेरिएबल्स में जाते हो जैसे कि x और y के साथ, तो आप इन्फिनिट निकाल सकते हो। जैसे y की वैल्यू 1 रखो कुछ आएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे x की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू 3 रखते हो कुछ और आएगी, ऐसे आती जाएंगी। मगर जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात की जाए या फिर पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। उसकी डिग्री पे बेस करता है ये। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में ये जो x की डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है, तो इसका सिर्फ एक आंसर आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, आप इसके अलावा एक और नहीं निकाल सकते कुछ भी करके। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जितनी डिग्री होगी, ये लोग ये लिख लो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स in 1 variable is equal to the number of roots। ओके, तो जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स होंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स निकलेंगे। इस चीज़ से कभी कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि पॉलिनोमियल है, रूट्स पूछ रहा है तो काफ़ी सारे होंगे। ये आपको बताने का मेरा एक मोटो था। तो देखो, अब इसके रूट्स निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो इसमें क्या करना है हमको, ये जो 3x है ना, ये जो 3x है, इसको हमको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि ये ऐसा हो। जैसे 3x को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, x² - x - 2x - 10। ठीक है, तो यानी कि 2, तो ये x -1 - 2 कॉमन लिया, तो ये गलत है फैक्टराइजेशन, यानी कि ये सही नहीं था। आप 3x को ऐसे नहीं तोड़ सकते हो कि ये आपको आंसर दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का बहुत लंबा चौड़ा तरीका दिया है। तो वो कहता है ऐसे कि सबसे पहले इसको आप रीराइट करिए फैक्टर की फॉर्म में, और फैक्टराइजेशन आप इसका तभी कर पाएंगे जब आप स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। ओके, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 3x को। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस में इसको स्प्लिट करना है, तो वो हम आपको बताते हैं ना, वो बहुत आसान है। आपको उसमें स्प्लिट करना है कि जिसमें इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर हो। जैसे कि
मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, ये हटाते हैं इसको। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, दिख रही है? ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ यार कि 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। और 3 प्लस 2 क्या होता है? 5। तो क्या मैं 5x को माइनस 3x और माइनस 2x लिख सकता हूं? ओके, तो अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको ऐसा स्प्लिट क्यों करा है 5x को, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, 3x और 2x को, तो क्या आता है? 3x और 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 6x² माइनस 3x इंटू माइनस 2x, तो कितना आएगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² आएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव, x का x² और 3 इंटू 2 का 6, और ये 6x² आ रहा है, और अगर मैं 3 इंटू 2x² करता हूँ तो ये इसके बराबर है। यानी कि आपको मिडिल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करना होगा कि ये जो है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। इस मिडिल टर्म को 5 माइनस 5x को कुछ इस तरह स्प्लिट करना होगा कि जो इसका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, तभी आप रूट फाइंड कर पाएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे कि ये माइनस 5x था, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया माइनस 2x इंटू और माइनस 3x। तो अब मैं इसको फर्दर लिखता हूँ 3 और 2x²। आप लोग समझे कि ये माइनस 2x और माइनस 3x ही क्यों लिखा, माइनस x और माइनस 4x क्यों नहीं? ओके, वेल डन। 0, तो 2x² और 2x में से मैं मैक्सिमम 2x कॉमन ले सकता हूँ, और ये आ गया x माइनस 1। और यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो याद रखना जो चीज़ इस ब्रैकेट में कॉमन आई है वही अगले ब्रैकेट में कॉमन आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका आंसर गलत निकलेगा। अगर मैं ऐसे -3 कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझे आप लोग कि ये ऐसा कैसे हुआ? अब इस पूरे इक्वेशन में से x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 2x माइनस 3। ओके, तो अब आप जैसा कि बड़े बच्चे हो चुके हो तो मुझे एक बात बताओ कि a इंटू एक्स में इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? अगर a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? जीरो अपॉन ए को हम 0 ही बोलते हैं ना। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हो मोनिका, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू तो 15 थी, तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा ना कि अरे ये क्या बोल दिया। मैंने सही बोला, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइनल कर देंगे कि ये 0 था, नहीं, या तो ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक मार्कर है और ये एक मार्कर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, तभी आंसर 0 मिलेगा। तो या तो a 0 होगा या फिर x 0 होगा। समझे आप मेरी बात को? या तो a 0 होगा और x विल बी 0। तो ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये एक a है और ये मान लीजिए हमारा b है। आप इसको x ना समझ के b समझिए, और आप समझिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब या तो a, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या पता a 0 हो, क्या पता b 0 हो। तो हम दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकाल देते हैं ऐसे। जैसे मान ले ये a 0, एक बार a को 0 रखेंगे, यानी कि एक बार x माइनस 1 को 0 रखेंगे
तो यहाँ से निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 1, और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 3/2। समझिए आप? ओके, वेरी गुड, समझ गए। अच्छा, अब जब ये हम समझ चुके हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना, चलिए एक और क्वेश्चन से ट्राई करते हैं इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, और करते हैं हम इसको फिर से। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, ये वाला करते हैं, 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच हो सकती है हम लोगों की, कैसे करोगे इसको खत्म, बताओ। एक मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी निंजा टेक्निक अब लगाओ, शिमला वाली, जब भी कभी स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करनी हो, तो सबसे पहले याद रखना कि जो तुम दो चीज़ों को सिलेक्ट करो उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप जो भी इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो याद रखना वो 6x² देना चाहिए। और तो और ये भी याद रखना कि जो आप चीज़ें सिलेक्ट करोगे उनका सम इसके बराबर भी होना चाहिए, वरना आप गलत सिलेक्ट कर बैठोगे। तो ऐसे अब सोच लो कि क्या दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6x² आए, और अगर ऐड करूं तो -2√6 आए। बहुत आसान है। चलिए इसके लिए एक हिंट देते हैं। x प्लस एक्स क्या होता है, बताओगे? x प्लस एक्स क्या होता है? फिर से आवाज़ गूंजने लगी। 2x। और 2x क्या होता है? 2x क्या होता है? x प्लस एक्स, है ना? ओके, तो इसका राज यहीं छुपाता इस 2x में। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3x² जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6x माइनस √6x। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ आ रहा है? ओके जी, तो समझ आ गया होगा क्या होने वाला है अब। जब ये आपका 6x है, ये आपका √6x है, ये आपका √6x है, अब दोनों को हम फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मुझे बताएंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, है ना? तो अब मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 प्लस -√6 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू 2x, x बाहर है अभी भी, और सिमिलरली यहाँ पे √3 इंटू √3 x² माइनस √3 इंटू √2 √3 इंटू 2x, ये x बाहर है रूट के, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि अगर रूट a भी है तो वो √a इंटू √b के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी मालूम है? ठीक है, जब ये आइडेंटिटी पता है तो इसको लगाते क्यों नहीं हो? √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस √3 इंटू √2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू √2। अच्छा जी, इससे क्या कॉमन आ रहा है? √3 और √3 और x, क्योंकि यहाँ पे x² है तो कॉमन ले लो जब आ रहा है तो। √3 और x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया जी। तो कितना बचा? √3x माइनस √2। अच्छा, अब सर आपने बताया था, एक तो मुझे सर नहीं भैया बुलाया करो, ठीक है, भैया बोला करो। तो भैया आपने बताया था कि जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में कॉमन आना चाहिए, तो इसको पहले से लिख दो।
√3x माइनस √2। ये एक और शिमला की निंजा टेक्निक है। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे सिर्फ √3x और √2 बचा, तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि ऊपर वाली चीज़ मिल जाए? सिंपल √2 का, क्योंकि √2 इंटू √3 ये आ जाएगा और √2 इंटू √2 वो आ जाएगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब जब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इस पूरे को कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2, और फिर ये बचेगा √3x माइनस √2। अरे वाह, वाह जी वाह, दोनों सेम आ गए हमारे, दोनों सेम ही आ गए। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, किसी को भी 0 के बराबर रख दो, क्योंकि 0 के बराबर तो था ही। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर आ गया हमारा 2/3, √2/3, कॉमा √2/3। समझ आया? ओके, तो आप एक बार और बताइए अर्चिता, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? सेकंड स्टेप से यहाँ से आवाज माइक बंद रखो, आपका पता नहीं क्यों इको होता है आपकी साइड से। आप स्पीकर से बात कर रही हैं, हमें लग रहा है स्पीकर से इस्तेमाल करनी। देखिए सेकंड स्टेप यानी कि ये वाला है ना। ठीक है, देखो इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया है, इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया है, और 6 को मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 3 2 जा 6 होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब ये 6 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 2 में, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक प्रॉपर्टी बताई थी कि √a इंटू बी अगर रूट के अंदर लिखा है तो ये बाहर आ जाता है √a इंटू √b अलग से, है ना। तो वह मैंने यहाँ पे करा है, √3 इंटू √2 इंटू एक्स, √3 इंटू √2 इंटू एक्स, और ये √2 अलग पहले से करके ही रखे थे। और जब ये सब ताम झाम करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे को, और कॉमन मिलना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निशानी होती है कि आप आंसर के करीब पहुंच रहे हो। तो जैसी कॉमन मिला, मैंने फटाक से √3x यहाँ कॉमन लिया, √2 यहाँ कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, ये चीज़ इंश्योर आप लोग करना कॉमन लेते समय कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो आंसर में गड़बड़ी होनी पक्की है। और ये √3 इंटू रूट, फिर ये कॉमन लिया तो √3x माइनस √2, और ये होल से कॉमन लिया था तो ये √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया, और आंसर आ गया x का 2/3 रूट के अंदर। अब समझ आया? ओके, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन समझ आ गए, स्प्लिटिंग टर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। ओके, तो अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाओगे। ये रहा क्वेश्चन, 2x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस x प्लस 1/8। आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, और मैं टाइमर लगा रहा हूँ, रुको अभी, जब मैं बोलूँ चालू तो चालू हो जाना। यहाँ पे मैं टाइमर लगाने जा रहा हूँ। ओके, 3 मिनट का टाइमर ये रहा। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है आपका 3 मिनट का। करिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व। क्वेश्चन, 3 मिनट आपके चालू हो चुके हैं।
हुआ, टाइम खत्म, टाइमर खत्म हो गया। हुआ किसी का? टाइम अप। चलो अब मैं करता हूँ। देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा ये चीज, है ना? एग्री करते हो? ओके, तो ये 1/8 है ना। अगर मैं इस 8 को हटा दूं यहाँ से डिनोमिनेटर से, तो वो क्वेश्चन इतना भयानक नहीं लग रहा, मगर क्वेश्चन में तो 8 है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में 8 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और सेम यहाँ पे करूंगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 8 इन LHS एंड RHS, इसलिए ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाला 8 है ये हट जाए और हमारा क्वेश्चन एक आसान सी फॉर्म में दिखने लगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है 16x² माइनस 8x और प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 इंटू 0 8 ही होता है। 8 से 8 कट जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए, क्या ये वही क्वेश्चन लग रहा है जो था मैंने दिया था? नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ये 1/8 था और अब इसमें डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं किसी चीज के, और अब ये क्वेश्चन बन चुका है निहायत ही आसान। तो फिर से अब यहाँ पे आपको देता हूँ फिर से 3 मिनट का समय। अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दो, ये इसी का फॉर्म है। आप लोगों को बस कन्वर्ट करना आना चाहिए था इसको, कि यहाँ पे अच्छा ये 8 है, इस 8 को हटाना था ऐसे। अब आप मेरे को 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर दो, ये जो नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब फिर से। तब तक हम यहीं पे खड़े हैं इंतजार में। दो मिनट रह गए हैं बस। अर्चिता, मोनिका, हुआ? दोनों बच्चे कहाँ खो गए? लास्ट के 10 सेकंड बाद 15 सेकंड रह गए। ओके, तो अब मैं आप लोगों को इससे समझाता हूँ।
हुआ कि नहीं? अच्छा, तो आपको कुछ दिख रहा है? तो टाइम ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को पता चला क्या है इसका आंसर? हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? मोनिका, आप सुन पा रहे हो? ये दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे होना है। ये थी आपकी इक्वेशन 16x² माइनस 8x प्लस 1, है ना? ये था। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग जाननी है 8x की। कैसे करोगे आप? अच्छा, तो 8x की अगर मैं स्प्लिटिंग कहूँ तो कैसे कर सकते हो आप लोग 8x की स्प्लिटिंग? एक तो आप 8x को क्या लिख सकते हो, माइनस 8x को। आंसर आ गया? कितना आया आपको बताइए? क्या? कितना आया? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यही आंसर आया होगा ना? ओके, कोई बात नहीं, सही है आंसर। अच्छा, अब मैं देखो आपको बताता हूँ। अर्चिता, आपका नहीं आया ना? कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो पहली बार में हर किसी का नहीं आता, ठीक है? तो देखो सिंपली अब इस 8x है ना, ये माइनस का 8x। अच्छा, तो मोनिका आपने इसकी स्प्लिटिंग कैसे की बताएंगी हमें? -8x की कैसे करी बताइए? -4 और -4, वेल डन। तो अर्चिता आपको पता होगा, हमने बताया था कि ये याद रखिएगा कि जो ये वाला टर्म है, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज, जो ये वाला टर्म है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपके जो आप टर्म सोचेंगी स्प्लिटिंग से उसके बराबर होना चाहिए। तो जैसा कि मोनिका ने कहा -4 इंटू -4 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कि 1 इंटू 16, यहाँ पे प्लस का 1 है और ये प्लस का 16 है, और प्लस का 1 और प्लस का 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 आता है, और -4 और -4 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 16 आता है। अच्छा जी, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि जो हमारे स्प्लिटिंग टर्म होने चाहिए जिनको हमने तोड़ा है, जैसे कि -4 और -4, वो इसका अगर उन दोनों का सम करें तो वो इसके सम के बराबर भी आने चाहिए जो हमारा मिडिल टर्म है। तो वो करके देखते हैं, -4 प्लस -4, तो कितना आता है? ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और -4 और -4 हमको देगा -8। तो यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया कि जो -8x है वो दो टर्म्स में टूटेगा, -4x और -4x में, ठीक है? तो अब हमारा आंसर ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16x² -4x और प्लस का 1, ठीक है? अब यहाँ से 16x² और 4x से क्या कॉमन ले लेंगे? 4x, है ना मोनिका? हम 4x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आए -1। और मैंने आपको बताया था शिमला की निंजा टेक्निक कि जो इस ब्रैकेट में है वो इसी ब्रैकेट में होना चाहिए। तो वो शिमला की निंजा टेक्निक से यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1, और अगले में हम पूरे से 4x - 1 कॉमन ले लेंगे। तो पूरे से जब 4x - 1 कॉमन लेंगे तो अगला भी 4x - 1 ही है, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो इसका मतलब कोई या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, और जब दोनों सेम ही हैं तो किसी को भी रख दो। 4x - 1 = 0, तो x का आंसर आ जाएगा 1/4, एक के लिए और दूसरे के लिए भी 1/4।
तो ये था आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि ये आपके नोट्स बन जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली आपने जो सीखा वो मेन ये था कि हमको ये यहाँ पे निंजा टेक्निक लगानी थी कि ये जो 8 है, इस 8 को हटाने के लिए हमको 8 का मल्टीप्लाई करना था। इस एक पूरे क्वेश्चन में बस यही ट्विस्ट था, और ये आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से, तो आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो चलो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व और करते हैं, और फिर आप लोग चाहोगे तो ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वरना फिर बोरियत सी हो जाएगी मैथ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है, मैं लिखता हूँ पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ही लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, is 7 centimeter less than its base. Okay, it's 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the two other sides, find the other two sides। देखिए, ये क्वेश्चन भी निहायत ही आसान है, बस एक इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है, आप लोगों को वही करना है, उस छोटे छोटे ट्विस्ट को पकड़ो और क्वेश्चन को फोड़ दो। 5 मिनट का समय है, शुरू हो चुका है, 5 मिनट का टाइम। तब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराता हूँ। आप लोगों की हिंट के लिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। दिख रहा है ये? तो इस डायग्राम का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन को ख़त्म करो। हाँ। चलिए, आधा समय हो चुका है, जल्दी करिए।
देखा आप लोगों ने? हुआ? एक मिनट रह गया है। टाइम हो गया, टाइम अप। ओके, टाइम हो चुका है। समझ आया आप लोगों को कैसे होना था? कुछ पता चला? तो देखो, यहाँ पे हमको दिया गया था एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस 13 है, जिसका बेस अगर x है तो उसका एल्टीट्यूड जो कि यानी कि हाइट है वो x-7 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हमारे पाइथागोरस जी की थ्योरम, वो कहते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 7 का -49 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 14x। ये हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर और ये -14x और ये 169 इधर आएगा माइनस का, 49 माइनस का 120, ये बनी होगी इज इक्वल टू 0। यही बनी है क्या आप लोगों की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या कोई देख पा रहा है? तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120, यही बनी है ना, इज इक्वल टू 0। क्या यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है? और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है फिर, क्योंकि आपको बस यही चेक करना है कि -120 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और तो और 14 आना चाहिए आपका यहाँ से ऐड करने के बाद। तो अब आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 14x और -120, इसको फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको फैक्टर करना होता है इस चीज़ का, 240 का। अगर मैं 240 का फैक्टर करता हूँ तो फैक्टराइजेशन इसका ऐसे करते हैं, तो ये जाएगा 2 से 120 बार, फिर 2 से 60 बार, फिर 2 से जाएगा 30 बार, फिर 2 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार और फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो यानी कि इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे ये बताना, एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, वही शिमला वाली निंजा टेक्निक, कि ये जो माइनस है ना, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो दो टर्म, जो दो नंबर आप चूज करोगे वो सबसे पहले तो इन फैक्टर्स की मदद से करोगे
और तो और उन नंबर का सब्ट्रैक्शन -14 आना चाहिए। अगर मैं उन दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -14 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 2 इंटू 2 4, अच्छा, और 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, और ये कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो 30 माइनस 8, क्या ये मेरे को -14 दे रहा है? कभी नहीं दे सकता। तो यानी कि ये मेरा आंसर है ही नहीं। अच्छा जी, अब आपको यही हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करना है कि इसका फैक्टराइजेशन मैं क्या करूंगी ऐसा कि इनको ऐड करने पे इन्हीं नंबरों की मदद से फाइंड करना है। ऐड करने पे तो आएगा ही आपका -14, और मल्टीप्लाई करने पे 240 तो आना पक्का है, क्योंकि ये है ही उसी के फैक्टर। तो बस ये फाइंड करो कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पे -14 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप बताइए अर्चिता, क्या फैक्टर निकाले आपने? इन फैक्टर्स की मदद से आपने कौन से वो दो टर्म चुने हैं जो कि आपकी ये चीज की भूमिका निभाने वाले हैं? मैंने तो अपने चुन लिए हैं। मोनिका, आपने अपने चूज करे? देखिए, आप लोगों को पता चला कि अभी यहाँ पे क्या हुआ कुछ मिनट पहले? समझ तो आया कि नहीं, ये बता दो बस। बाद में फैक्टर वेक्टर से पता करना वो तो सीख जाओगे। ये पता बताओ बस, समझ आया कि मैंने क्या बोला? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, मेरी साइड से है, ये अभी चेक करते हैं। स्पीड टेस्ट, एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। नहीं यार, मेरे साइड से तो बराबर स्पीड आ रही है हमारी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप लोगों को वाइट बोर्ड सही से नहीं दिख रहा है तो मैं इस छोटे वाले वाइट बोर्ड पे कर देता हूँ, स्क्रीन वाले पे। ये तो साफ दिखेगा ना, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो आपको पता होगा आपका 240 के क्या फैक्टर्स आए, है ना? आपके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना? एग्री? एग्री कर रहे हो आप दोनों, अर्चिता, मोनिका? ओके। तो अब मैंने कहा कि इनका मल्टीप्लिकेशन तो 240 होना ही है, आप कोई भी नंबर इनमें से चूज करोगे। बस आपको ये याद रखना है कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो -14 आना चाहिए। अब आप कहोगे कि भैया ये बताओ कि आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर ही -14 मिले? तो वो इसलिए पता चला क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी? 2x² -14 x -240। याद रखना, ये जो होता है ना, ये वाला साइन, ये डिफाइन करेगा कि फैक्टराइजेशन से आप जो दो टर्म चूज कर रहे हो उनमें प्लस होगा या माइनस। कौन सा वाला साइन? ये वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो यानी कि 240 का जब मैं फैक्टर करूंगा तो मुझे वो दो जो नंबर मिलेंगे जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उनसे -14 आना चाहिए। वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस हो गया, अगर किसी इंसान के आंसर में यहाँ पे प्लस आया तो वो क्या करेगा, वो 240 के फैक्टर से ऐसे दो नंबर चुनेगा जिनके एडिशन से मुझे उसे -14 मिले। मगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो हम माइनस ही रखेंगे। समझे आप लोग? ओके। तो फैक्टर हमारा कौन से थे? ये सारे, यहाँ पे ये 5 भी। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, बहुत आसान सी है जी, कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? जो इनको मैंने सर्कल आउट किया है, इसको भूल जाओ अभी। मैं कह रहा हूँ ये 2 × 2 × 3 कितना होता है? 12। और अगर मैं कहता हूँ कि इसका कितना होता है, 5 का और 2 का, ये कितना होता है? 5 × 2, ये 10 होगा। ओके।
मैंने इस 2 को छोड़ दिया है। तो आप दोनों में से ये बताओ ये 2 किसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर आपने ये पता कर लिया तो फिर आप मास्टर हो जाओगे इस टॉपिक के। 12। और आप बताएं मोनिका किसके साथ जाएगा ये 2, 12 के साथ या 10 के साथ? ओके, मैं इसको फिर से करता हूँ ख़त्म पहले इस पूरे क्वेश्चन को। आपको ये तो समझ आया ना क्वेश्चन क्या था? मोनिका आपको समझ तो आया ना क्वेश्चन क्या था? ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो 240 के ये फैक्टर्स है, ये 240 के फैक्टर्स हैं सारे के सारे। ओके, तो इनको सिलेक्ट कर लो आप। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। बचा क्या? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। अब मैंने 24 और 10 ही क्यों चूज़ करे? क्योंकि अगर मैं 10 से 24 माइनस करता हूँ तो मेरे को -14 मिलता है कि नहीं? और माइनस करने पर ही -14 मिलना चाहिए, इसका सबूत है ये वाला माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। माइनस से -14 मिला और -14 आ रहा है स्प्लिट करने पे। मल्टीप्लाई करता हूँ 24 इंटू 10 का, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है 240 के। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अब स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को अपने, है ना? और जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे इस -14x को? 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 10। समझे? अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, किससे क्या कॉमन लेंगे वो अब देखने वाली बात बनती है। हम 2x स्क्वायर और 24x को एक साइड रखेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि 2 12 जा 24 होता है और 10 12 जा 120 होता है ना? तो जब 2 12 जा 24 और 10 12 जा 120, तो यहाँ से कॉमन निकालने में चीज़ें आसानी होगी, बजाय अगर मैं 24 और 120 से कुछ कॉमन निकालूं। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 10x माइनस 120। समझ में आया? ये बस रीअरेंजमेंट करा है ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन लिया, x माइनस 12x। यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, है कि नहीं? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? ओके, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर आपको व्हाइट बोर्ड अपनी स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है तो आप इसको जूम भी कर सकते हो स्क्रीन को, पता है? अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, स्क्रीन को जूम कर लो, तो आपको व्हाइट बोर्ड और बड़ा दिखने लगेगा। और जहाँ तक बात है, अगर नीचे का नहीं दिख रहा तो वो अब दिखने लगा होगा। जूम कर लो इसको ताकि आपको व्हाइट बोर्ड और क्लियर दिखने लगे। तो ये क्वेश्चन अब मैं इरेज करता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। क्या है? एक तो x माइनस 12 पूरे से कॉमन आ गया, x माइनस 12 और 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 रखो तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, और एक बार x 2x प्लस 10 को रखो तो माइनस 2x अपॉन माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 आ गया। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती है? हाँ, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती है? नहीं होती। तो x की ये वाली वैल्यू, इसका रूट तो है इक्वेशन का, मगर कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड नाप रहे हैं राइट ट्राइंगल का, और ऑल्टीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 12। तो यानी कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था जिसका हाइपोटेनियस 13 था, उसका बेस 12 है, और उसका जो हमारा ये है एल्टीट्यूड, वो बेस से 7 यूनिट्स कम था। ये x माना था, ये x माइनस 7 माना था, तो ये कितना होगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5। समझ आया आप लोगों को ये?
हाँ मोनिका, आपकी आवाज़ नहीं आई, यहाँ तक आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। समझ आया? ओके। अर्चिता, आपको समझ आया? ओके, तो ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने लगभग 4.1 और 4.2 ये जो दो एक्सरसाइज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये कवर कर ली। हमने आज रूट्स ऑफ इक्वेशन सीखे, और हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का बस काम ये है, यहाँ से जाने के बाद अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को लगाओ। जो चीज़ ना आए डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, मेरे को डाउट पूछो, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या फोटो भेज के तुरंत उसका जवाब दूंगा, जितनी जल्दी मैं दे सकता हूँ। और आप क्वेश्चंस की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बोर्ड के हिसाब से अगर आप केवल एनसीईआरटी कर लेते हो क्लास 10th में, तो आपके 100 में से 90 भी नहीं, 95, 100 में से 95 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। आप चाहे एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स सॉरी साइंस पूरी इकट्ठी है, आप चाहे साइंस पढ़ लो एनसीईआरटी से, आप चाहें तो मैथ पढ़ लो, या सोशल साइंस या हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ो, मगर एनसीईआरटी एक अपने आप में कंप्लीट बुक है। तब तक दूसरी रेफरेंस बुक को मत लगाना जब तक एनसीईआरटी पूरी ना कर लो। क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे जिन्होंने आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा दोनों खरीद रखी थी। बहुत सौ ने, तो वो किसी ने आर.डी. शर्मा खरीदी थी और मैंने नहीं खरीदी थी। बेसिकली 10th के शुरुआत के अगस्त तक मैंने अपना एनसीईआरटी से पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया था, पूरा कोर्स एनसीईआरटी से ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद जब अगस्त हो गई मेरी, सितंबर से मैंने लगाना शुरू करी थे रेफरेंस बुक, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल पेपर जिसको आप कहते हैं। तो इससे आपकी पेस बन जाएगी, जैसे कि एग्ज़ाम में बैठने की, 3 घंटे के अंडर प्रेशर में रह के वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। और तो और आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जैसे कहते हैं ना, जितना ज़्यादा धार दोगे अपनी तलवार को, उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है जंग में। तो ऐसे अपने दिमाग को जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे, जितना ज़्यादा हो सके बोर्ड्स के टाइम पे एग्ज़ाम दो। जैसे कि 10 बजे से लेकर 2 बजे 1 बजे तक होता है बोर्ड का एग्ज़ाम, तो जितना ज़्यादा हो सके 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अपने मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर दो 3 घंटे वाले। इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, ट्यून हो जाएगी कि अच्छा मेरी बॉडी रोज़ 10 बजे से 1 बजे तक बहुत ही ज़्यादा अपना मेंटली काम कर रही है। तो यानी कि आपकी बॉडी की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। आप देखते हो ना, जैसे आप कोई काम रिपीटिवली एक टाइम पे करने लगो तो आपकी बॉडी अपने आप वो चीज़ करने लगती है फिर। तो ऐसा ही काम करता है बायोलॉजिकल क्लॉक में भी। तो उस टाइम पे आप अपना एग्ज़ाम दो, और एनसीईआरटी मस्ट है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी करो, और जब एनसीईआरटी आप कर लो उसके बाद आप जाओ अपनी रेफरेंस बुक पे, आर.डी. शर्मा पे, या फिर अपने एबीसी हैं, जीआरबी हैं केमिस्ट्री साइंस में, एस चांद पब्लिकेशन की लखमीर सिंह मंजीत कौर है, इन सब के लिए जाओ। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा पहले एनसीईआरटी को अच्छे से ख़त्म कर दो अगस्त सितंबर तक। जैसे कि ये आपका कोर्स है जो कि 1 जून को शुरू होगा, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को ख़त्म होगा। जैसा कि मैंने लेट शुरू करा है, मैं जानता हूँ मई में शुरू हो जाना चाहिए था, मगर जून में कर रहा हूँ। तो फिर भी 3 महीने के अंदर आपका मैथ्स साइंस का कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी से तो ख़त्म हो जाना चाहिए कसम से, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा रिवीजन का। फिर आपको रेफरेंस बुक भी लगानी होगी, आपको रिवीजन भी करना होगा, और साथ के साथ आपको सैम्पल पेपर भी देने होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके कोर्स को कंप्लीट करो। और मैं आपको बताता हूँ, हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहना कभी भी। रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड में बहुत अंतर होता है। मैं समझाता हूँ, बस 5 मिनट लूँगा इस चीज़ को समझाने में। एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी कि वो लड़का या वो लड़की या वो बच्चा जो कि काम करता है अपनी प्रोसेसिंग पे, अपने काम करने के ढंग से, जो काम करता है अपनी स्किल पे। और एक होता है वो बच्चा जो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको एक तरीके से समझाया अपना एग्जाम्पल देके कि मैंने अगस्त तक सारा ख़त्म कर दिया था कोर्स, और फिर मैंने आर.डी. शर्मा वगैरह लगाना शुरू करी। उसके बाद, उससे पहले मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर मैं नहीं, मैं जानता था कि मुझे को प्रोसेस ओरिएंटेड रहना है, यानी कि स्टेप एक एक करके उठाओगे तो ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ोगे। और वो रिजल्ट ओरिएंटेड थे। उन्होंने आर.डी. शर्मा खरीदी सेशन के शुरुआत में, 5 दिन लगाई,
उसके बाद उनकी आर डी शर्मा का कोई अता पता नहीं रहा। तो ये लड़के थे रिजल्ट ओरिएंटेड, इन्होंने देखा अच्छा कुछ मिल ही नहीं रहा है हमको अभी आर डी शर्मा लगाने के बाद, चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। बहुत से क्या सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं आर डी शर्मा के एग्जाम्पल के लेवल 2 के जो हमारे ऊपर से निकल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप आर डी शर्मा नहीं लगा सकते। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आर डी शर्मा नहीं लगवाऊंगा, मैं बीच बीच में आपको इन्हीं चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अच्छे अच्छे होंगे, हॉट्स क्वेश्चन। मगर आपको बताता हूँ पहले प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, अपनी स्किल पे काम करो, अपने बेसिक्स को मजबूत करो, फिर उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड होना। क्योंकि अगर आप पहले से ही एक्सपेक्ट करने लगोगे कि मेरे को ये रिजल्ट मिल जाएंगे ये करने के बाद, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे काम नहीं होता है। आपको पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, फिर स्मार्ट वर्क काम करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपका लेबर टाइम है, हार्ड वर्क का टाइम है, ये अगस्त सितंबर तक का। अपना कोर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मगअप करो, ख़त्म करो, और फिर स्मार्टली अपना सॉल्व करना शुरू करो सैम्पल पेपर को, और रिवीजन करो फिर बस। क्योंकि रिवीजन इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। रिवीजन और कंसिस्टेंसी का कोई अदर रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे आप जेई मेंस, आईआईटी या फिर नीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे सीए की, कैट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, और कंसिस्टेंटली करते रहना उस रिवीजन को। क्योंकि अगर आप एक बार चीज़ को पढ़ के भूल गए तो एग्ज़ाम में काम नहीं आनी है वो। तो इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, अपनी बेसिक्स पे काम करो, स्किल पे काम करो, बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कि 4 दिन का बूस्ट मिला है अच्छा सा कर रहे हैं, बुक लगा दी पूरी। पूरी क्या 4 दिन में पूरी बुक नहीं लग सकती। एक चैप्टर कर दिया, 2 चैप्टर हो गए, और तीसरे चैप्टर के बाद एकदम फुस हो गए, पूरा मोटिवेशन गायब, फिर वही फ़ोन खेलना, टीवी देखना। तो इसलिए रोज़ पढ़ो, नहीं कह रहा रोज़ 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ो, मगर इतना पढ़ो कि आप कहीं इतने पीछे ना छूट जाओ कि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता। बस जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ो ढंग से। स्कूल में जो टीचर, खैर स्कूल के टीचर तो कुछ कराते ही नहीं है, सबको पता है वो। तो जो भी मैं करा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ो, और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रोज़ कुछ ना कुछ करो। बी ऑलवेज बेटर देन योर यस्टरडे। हमेशा अपने आप को अपने कल से कंपेयर करो, ना कि किसी और से कि अच्छा गौरव गौरव ने तो इतना कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, ये देखो कि तुमने कल कितना किया और तुम आज कितना कर रहे हो। क्योंकि हमारी लड़ाई खुद से है बॉस। क्योंकि हम ही खुद को रोकते हैं पढ़ने से, और हम ही खुद को पढ़ने बिठालते हैं कि नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहूँगा, प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, अपनी स्किल पे काम करो, अपनी मेहनत लगाओ पूरी। तब तक कोई चीज़ मत करना जब तक उसके बेसिक्स और उसकी नींव में ना घुस जाओ। और जैसे ही आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे ना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आप अपने आप लगा दोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आप लोग फिर से आज डेमो क्लास में आए। ये बताइए कल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री तो पढ़ा दी ना, हाँ। कल आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहेंगे, सॉरी मैथ्स तो आज पढ़ा, फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे या फिर बायोलॉजी डेमो के लिए? क्योंकि आज मैथ का डेमो हो गया ये, और केमिस्ट्री का आप लोगों को कल दिया ही था। तो बताइए कल क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स? फिजिक्स, ओके। तो ठीक है, कल फिजिक्स की क्लास है। और आज की क्लास में आप लोगों को अच्छा लगा? नींद वगैरह तो नहीं आई ना, बोर वोर तो नहीं हुए? अच्छा ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे, 6 से 6:30 के बीच में, जब भी क्लास लाइव होगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, और मास्क लगा के ही बाहर निकलें। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब कुछ। थैंक यू आप लोगों को भी, बाय बाय।